नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने इनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और निर्णय की चर्चा होगी। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। खबर बदायूं से, जहां एसडीएम ने व्यापारी की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। दरअसल एसडीएम ने बदरपुर स्थित सीमेंट की दुकान पर अचानक बीती रात छापा मारा, जहां एसडीएम और व्यापारी को आपस में बहस हो गई, जिसके बाद एसडीएम ने व्यापारी के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एसडीएम ने व्यापारी के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसडीएम व्यापारी के गाल पर लगातार थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है। यह बदायूं का मामला बताया जा रहा है, जहां मामूली बहस के बाद यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एसडीएम ने व्यापारी को थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। तो बदायूं का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एसडीएम और एक व्यापारी की आपस में बहस होगी, जिसके चलते बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एसडीएम ने व्यापारी के लगातार थप्पड़ मारते हुए नजर आए। वहीं इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, क्या है पूरा मामला, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, आपको बता दें कि ये बदायूं के बिलसी एसडीएम है, जिनका जो एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम ने संज्ञान लेते हुए इनको उनके बिसौली तहसील मुख्यालय से हटा करके बदायूं सदर मुख्यालय से अटैच कर दिया है। हालांकि ये मामला बताया जा रहा है कि इन्होंने रात को एक बजरी बजर फुट की दुकान जिसकी थी धर्म कांटे पर छापा मारा था, जिसमें जो दुकान मालिक था उससे कुछ नोकझोंक हो गई थी, जिसको लेकर एसडीएम ने उसे मारपीट कर दी। हालांकि ये अफसरशाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही कि अफसर एक तो बेलगाम हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले का मामला है कि बरेली के मीरगंज में एक एसडीएम ने एक फरियादी को उठा बैठक का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, जबकि ये बदायूं के बिलसी एसडीएम का एक मामला फिर गर्मा गया। हालांकि बताया जाता है कि एसडीएम दुकान पर रात को 9 बजे के लगभग छापामारी की थी, जिसमें दुकान मालिक से कुछ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद एसडीएम भड़क गए थे और लगातार थप्पड़ मारने लगे। उन्हें 5 सेकंड में कई थप्पड़ जो है दुकान मालिक को जड़े हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। जी विजय, आपने जिक्र किया बरेली का हमने देखा था कि वहां पे एसडीएम ने मुर्गा बनाते हुए एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, तो आखिरकार ये वर्दी वाले इस तरह के लोगों के साथ अपनी वर्दी का इस तरह से उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार प्रशासन कोई इनको लेकर सख्त कार्रवाई करता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए, एक उप जिला अधिकारी जैसा पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और ऐसे पद पर बैठे हुए अधिकारी अगर इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं, जैसे फरियादियों के साथ उठा बैठक करना और एक दुकानदार को सरेआम सीसीटीवी फुटेज में मारपीट का एक वीडियो वायरल होना, तो कहीं ना कहीं एक उप जिला अधिकारी जैसे पद के लिए एक बहुत जो है अशोभनीय ये बात है। और अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में फरियादी के साथ उठा बैठक जैसा मामला देखिए सामने आया था, और ये बिलसी के एसडीएम को, हालांकि देखिए जिला अधिकारी बदायूं मनोज कुमार सिंह ने उन
एक वीडियो को सॉरी एसडीएम को उप जिलाधिकारी को वहां से हटा दिया है और वहां पर पूरी मामले की जांच जो है प्रशासनिक एडीएम बीके सिंह को पूरी जांच सौंपी है। तो विजय, हमने देखा है कि कई तरह से वीडियो पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, जहां पर एसडीएम के कई सारे तरीकों से आम लोगों से जिस तरह का उनका व्यवहार नजर आ रहा है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो वारदातें हैं, जिस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर, क्योंकि हमने बरेली वाला देखा, उसके बाद से कोई एक्शन नहीं लिया गया, वहीं अब ये बदायूं से मामला सामने आया, तो आखिरकार ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? प्रशासन इस पे तुरंत ऐसा कार्रवाई करके कोई नाजीर क्यों पेश नहीं करता? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी जो है, प्रशासन भी अपना लचीलापन है, क्योंकि देखिए बरेली वाले मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मीरगंज एसडीएम को हटा करके बरेली सदर से अटैच कर दिया गया था, वैसा ही सेम प्रकरण बदायूं में भी हुआ है। बदायूं में भी दिलसी एसडीएम को जो है सदर से अटैच कर दिया है। हालांकि अभी जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह कह रहे हैं कि अभी जांच बाकी है, जांच जो है एडीएम को सौंप दी गई है। एडीएम के जांच के बाद ही जो तथ्य सामने निकल के आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो विजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, तो एसडीएम ने व्यापारी से मारपीट की है, जिसको लेकर लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं विजय हमारे साथ जुड़े हुए। विजय, आखिरकार इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा? देखिए, जिस तरह से व्यापारी ने भी मुकदमा दर्ज के लिए दिया है और उसके बाद अभी जो है उप जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने जांच के जो आदेश दिए हैं, जांच में जो तथ्य निकल के आते हैं। हालांकि देखिए, पीड़ित उस दुकानदार का कहना है कि जब इन्होंने छापामारी की थी उसके बाद ये सीधे भड़क गए थे। कुछ चीजों के ये इन्होंने मांग की थी कि ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। मैंने कहा सुबह तक दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं माने और तत्काल जो है भड़क गए और मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं पक्ष पीड़ित, वहीं आरोपी जो एसडीएम है, उन्होंने अभी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे 2 दिन पहले जो इनका कार्य है बजरी बजरपुट और सीमेंट का, तो उनके जो है डॉक्यूमेंट मांगे थे कि किस आधार पर जो है आप ये सब दुकान चला रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो एसडीएम जीत राय ने कहा कि ये सब हमने मांगे थे और कई दिन से ये दिखा नहीं रहा था, इसको लेकर के जो है मुझे गुस्सा आ गया और इनके साथ जो है मारपीट कर दी है। अब पूरे प्रकरण की जब जांच सामने आएगी, जांच होने के बाद ही जो जिलाधिकारी ने कहा है कि तब कहीं जाकर के देखेंगे कि क्या मामला था और पूरी जांच रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से बेलगाम है, तो कहीं ना कहीं उनका सीधा साधा जो है उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जैसे बरेली में जिस तरह से घटना हुई, अभी बदायूं में बिलसी एसडीएम ने जिस तरह से दुर्व्यवहार के व्यापारी के साथ किया है, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और ये सब प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है एक सवाल खड़ा करता है। जी, तो विजय, ये छापेमारी के दौरान वर्दी का रौब दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से एक व्यापारी के साथ ये तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं कि थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं एक मामूली विवाद को लेकर, तो वहीं ये आखिरकार ये हमने और भी तरीके की बहुत सारी खबरें देखते हैं कि जिस तरह से आम पब्लिक पे पुलिस अपना वर्दी का दुरुपयोग करते हुए नजर आती है। देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस को दुरुपयोग करती चली आती है, मगर इस तरह से जो मामले थे, ये जिला अधिकारी जैसे पद के लिए ये अशोभनीय मामला है। जिस तरह से उप जिला अधिकारी, देखिए एक ऐसा पद है कि पूरा जनता जो है उस क्षेत्र की उस पर भरोसा करती है। तो उप जिला अधिकारी एक प्रशासनिक पद के लिए एक शर्मसार जैसे अधिकारी जो है, इनको कानून को एक बड़ा जो है कदम उठाना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तो विजय, देखा जाता है कि जो आम जनता होती है वो अपने न्याय के लिए एसडीएम के पास जाती है, डीएम के पास जाती है, तो वहीं पे अगर उनके साथ इस तरह से जो उच्च पद पे बैठे अधिकारी इस तरह से व्यवहार आम जनता के साथ करेंगे, तो आखिरकार आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखिए व्यापारी के साथ हुआ, एक फरियादी के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों की देखिए वीडियो वायरल हुई, वीडियो में ये लोग कैद हुए, मगर आम जनता के साथ ये अगर क्या सलूक करते होंगे, जो देखिए एक ऑफिस के अंदर होता है, एक पर्दे के अंदर होता है, जिसकी कोई वीडियो या जिसकी कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो क्लिप वायरल नहीं हो पाती है, तो एक सीधा साधा उदाहरण देखने को मिलता है कि जनता की स्थिति क्या होगी। क्योंकि एक देखिए
बजरी बजरपुर का व्यापारी एक के सम्मान पद रखता है और वह जनता के इस तरह से, मगर उनके यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होता। जैसे मीरगंज का मामला है तो मीरगंज में किसी ने फुटेज नहीं बनाई होती, तो देखिए कहीं ना कहीं इनकी जो एक तानाशाही है, ऐसे उप जिला अधिकारियों की जो तानाशाही है, तो बिल्कुल वो सार्वजनिक नहीं हो पाती और ये सब नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी भाई एक देखने वाली बात यह है कि जनता के लिए ऐसे अधिकारी किस तरह से जो है जुल्म ढा रहे हैं, किस तरह से ये सब कर रहे हैं। तो देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी अशोभनीय बात है और तो जिला अधिकारी जैसे पद के लिए तो बड़ी अशोभनीय बात है जी। तो विजय, पुलिस की तानाशाही से आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रायबरेली में ऊंचाहार से सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में हुई महिला अपराध से संबंधित मामले में सीएम योगी को घेरा है। मनोज पांडे ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा था कि महिला अपराध करने वालों का अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। इसी बयान का पलटवार करते हुए कहा कि रायबरेली मामले में क्या यमराज सो रहे थे। दरअसल रायबरेली के भदोखर थाना इलाके में बीते 16 सितंबर को 12 वर्षीय किशोरी का शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा मिला था। देखिए 27 सितंबर को लक्ष्मी मिश्रा उर्फ बिट्टू 12 वर्षीय बच्ची का जो छत बिछत शव शारदा सहायक नहर ओवरब्रिज के पास मिला है। ये बेटी पिछले 20 दिन से गायब थी। आज मैं उनके परिजनों से मिला। 27 अगस्त को परिजनों ने और मृतका बेटी के पिता ने थाना डी में प्रार्थना पत्र देकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। दुर्भाग्य रहा कि उस दिन के दिए गए प्रार्थना पत्र पर वहां की पुलिस ने कोई न गुमशुदगी अंकित किया, न कहीं जीडी में दर्ज किया। फिर पुनः 13 सितंबर को जब मृतका बिट्टू मिश्रा के पिता ने पुनः थाने में जाकर के प्रार्थना पत्र गुमशुदगी का दिया, तब जाकर के 20 दिन बाद थाना डी की पुलिस चेती और उसकी कुंभकर्णी नींद खुली और तब उसने वहां पर गुमशुदगी लिखी। 26/27 को परिजनों को मालूम हुआ कि एक बच्ची की डेड बॉडी शारदा सहायक नहर के पुल के किनारे पड़ी हुई है। तो सीधे ले चलते हैं आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम
महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए उनको, एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में क्या देता हूं? द बीजेपी केम अप with the idea of a special session. We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. 2 little subtexts were there. Number 1, this will be done after delimitation. Number 2, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now. So this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. The question is, what are they moving away from? And the answer is the caste census. And I'd like to explain why. In my research for my speech, I looked at how many officers in the government of India, the senior most officers are secretaries, how many secretaries in the government of India come from the OBC community, how many come from the Dalit community, how many come from the tribal community. And I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India, 3 officers in the government of India secretary level are OBC first. And then I asked another question, what budget do they control? And they control 5% of the budget. OBCs, Dalits, tribals, all put together control 6% of the budget. Tribals control 0.1 something of the budget. So this is a shocking finding. And I said this in Parliament. My point being that are the OBCs 5% of India? Is that the amount of participation we want of the OBC community? So the central question is, how many OBCs are there in India? How many different communities are there in India? If we want to distribute power to the people of India, we have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the House and I said, look, please tell us how many OBCs. We have the data, I know, because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now, and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there is no participation. So it is almost
as if they keep placing these OBC MPs into the Vidhan Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side. And as the Prime Minister keeps saying, he's an OBC leader, I want him to explain why only 3 OBCs are there in the government of India, and why the OBC community, which is the backbone of this country, is responsible for only 5% of the budget. They have not been able to answer this question. In fact, when I said it, I saw in their face the panic. Because this is the truth, this is what they're trying to distract India from. The fact that the large mass of Indian people do not have any power. ये मुद्दा है, ये रिजर्वेशन आज से नहीं, जब से ये अस्तित्व में आया आपने पेंडोरा बॉक्स एक तरह से उसको टच कर दिया। आप कल ये बात कह चुके अपनी स्पीच में कि भाई ये दो, सरकार तो नहीं दे रही, सरकार ने तो पास करा दिया बिल। अब सवाल उठता है आपका, क्या आप आगे चल के सरकार में भी, जैसे सेक्रेटरीज हैं, सरकार में भी और महिला आरक्षण में भी ओबीसीज के लिए अलग से व्यवस्था करने वाले? देखिए, सिंपल बात, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? वो तो आपने बात की बात की, मगर पहले हमारे सामने डेटा रखो। डेटा रखोगे मैं आपका जवाब दे दूंगा, आज तो डेटा ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने भाषण में कहा कि आजादी की जो मूवमेंट थी वो एक शुरुआत थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था। उसके बाद हमने और कदम लिए हैं। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है, और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। हाँ, एक मिनट प्लीज, अरे रमन जी रुक जाओ प्लीज। हाँ, वन सेकंड। हाँ, देखो, हमारे समय जितने भी थे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे समय कम था, वो भी खराब है। इनके समय कम था, कम है, ये भी खराब है। हम चेंज चाहते हैं। तो दिल्ली से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को अभी लागू कर सकती है, लेकिन उसकी मंशा नहीं है कि इस बिल को अभी लागू करने की। तो फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।